सर्वदर्शन संग्रह अब हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके लिए हम पहले क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे जो जून 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। उसकी जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको हम देखेंगे पहले, ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चन समझने के बाद ही हम विषय को अध्ययन करेंगे, ताकि जो भी विषय में हम पढ़ेंगे उन विषय में क्या क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सारी चीज़ें हमें ठीक ठीक से थोड़ा बहुत हो जाए, ठीक है। तो मेरा ये मानना रहता है कि आप यदि क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं तो क्वेश्चन तो पहले समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने विषय को अभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। परंतु उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब आप ग्रंथ को पढ़ेंगे या फिर जो भी आपका जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ विषय को पढ़ेंगे, वो पढ़ते पढ़ते यदि आप क्वेश्चन के साथ साथ में फिर एनालिसिस करते रहेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन आपके अंदर बैठ गया थोड़ा बहुत कि क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, तो जब आप विषय वस्तु पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आपकी माइंड करने लग जाएगा बैकअप में। इसीलिए मैं पहले क्वेश्चन एनालिसिस करवाता हूँ, उसके बाद जाके विषय वस्तु में आते हैं, ठीक है। हमारे जो वीडियो है, हमारे प्रयास रहता है प्रतिदिन एक वीडियो कम से कम आए, और प्रतिदिन तो हो ही नहीं पाता है, कोई ना कोई जो है उसमें अड़चन आ रहा है विशेष समय पर। हमारी कोशिश यही है कि सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, 7 दिन में कम से कम 5 से 6 वीडियो तो आना चाहिए, मेरा ये प्रयास है। और 30 दिन के अंदर कितना भी कभी हो, पर अगर 30 वीडियो हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और यदि 30 वीडियो नहीं हो पाता है तो भी 25 वीडियो कम से कम आपको मिल जाएगा सब मिला करके। तो आपका जो क्लास है वो रेगुलरिटी बनी रहेगी, एक दिन का एक वीडियो के हिसाब से। और मैं पहले भी बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, आप कल मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पर मैंने बताया हूँ काफ़ी चीज़ें, उनको आप जा कर के देख सकते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या आपको इसमें जो एप्लीकेशन में आगे चल कर क्या आपको लाभ होगा, कैसे होगा। अगर आप सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुनना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी मैंने एप्लीकेशन में भी वीडियो मैंने अपलोड किया था कि वहाँ भी आप जा करके देखिए कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। अभी अभी यदि आप जनवरी में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए कंबाइंड करके। पहले तो आप एप्लीकेशन में जो मटेरियल आ रहा है उनको पढ़िए, और उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे जो मटेरियल हमारे पढ़े हुए हैं उनको पढ़िए, दोनों को कंबाइन करके पढ़िए, तो आपका जनवरी के एग्ज़ाम भी अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। और दिसंबर जो जून की एग्ज़ाम होंगे तब तक हम पूरे कोर्स का कंप्लीट करवा देंगे, ये हमारे जो है निश्चित है। यदि भगवान की कृपा से कुछ ऐसे परिस्थिति नहीं आए तो निश्चित रूप से जो है 6 मंथ में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके क्वेश्चंस भी लगभग लगभग जो है हम प्रयास करेंगे कि जितना हो सकता है 6 मंथ के अंदर लगभग पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। क्वेश्चन भी आ जाएगा इसकी, जितना क्वेश्चन हो सकता है, जितना बन सकता है उसमें मान के चलिए एक सेक्शन में कुछ नहीं होगा तो 50-60-100 क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन तो आ ही सकता है, 50 क्वेश्चन तो कम से कम आएगा मॉडल क्वेश्चन। और यदि ऐसे भी होता है तो 50 क्वेश्चन तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक सेक्शन में 30-40 क्वेश्चन बन जाते हैं, पर हम उसको मॉडल के हिसाब से देखेंगे। जैसे ज्योतिष में क्वेश्चन बनाना हो तो जो नक्षत्र है, नक्षत्र के स्वामी है, तो वहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, ये हम 4-5 मॉडल क्वेश्चन बना लेंगे। नहीं तो 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र अगर 27 नक्षत्र का स्वामी पूछने लग जाए तो 27 क्वेश्चन बन जाएगा, तो वो हम नहीं करेंगे। उसी तरह के मॉडल क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे एक टॉपिक है, उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन जो है कितना घुमा के पूछ सकता है, क्या क्या मिक्स करके पूछ सकता है, वो हम आपको बताएंगे। 3-4 क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन देंगे। उससे क्या हो जाएगा आपको कि समझ में आ जाएगा क्वेश्चन इस तरह के आएगा, फिर आपको उन विषय को तैयार करके रखना है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आगे। हाँ, यदि आपकी कोई भी संशय हो, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सीधे मैसेज करिए और कहिए कि मैं जो है एप्लीकेशन का छात्र हूँ और एप्लीकेशन में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और मेरा ये समस्या है। क्योंकि वहाँ मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, जो नॉन एप्लीकेशन वाले भी है और जो ऐसे भी सामान्य रूप से यूट्यूब से जो बच्चे आते हैं उनको भी मैं मटेरियल प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो
उनकी भी मैसेज आते हैं, तो मुझे पता नहीं चलता है कि कौन छात्र अपने एप्लीकेशन में पढ़ने वाले हैं और कौन छात्र नॉन एप्लीकेशन वाले हैं। ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं मुझे कि मैं जो है एप्लीकेशन के छात्र हूँ, और सबके नंबर अब मैं कोशिश करूँगा कि सभी के नंबर जो आप इसमें दिए हुए हैं वो नंबर मैं सेव कर लूँ। ठीक है, अब मैं प्रयास करूँगा इसको, अभी थोड़ा टाइम की कमी है, तो मैं कोशिश करूँगा 2-4 दिन में कि सभी के नंबर मेरे पास सेव हो जो छात्र एनरोल हो रहे हैं, ताकि मुझे पता चले और उनको मैं मैसेज भी करके कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। हाँ, शैव दर्शने कः त्रिविध पशुषु न परिगणितः। ठीक है, शैव दर्शन में जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में शैव दर्शन का भी आया हुआ है। तो शैव दर्शन में कः त्रिविध पशुषु न परिगणितः, 3 पशु में कौन परिगणित नहीं है, तो इस तरह की क्वेश्चन पूछेगा। तो ये इसका जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या 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 वहाँ ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको आपके सम्मुख लाया है। ठीक है, तो ये तो आप देख रहे हैं इसका जो केवल अभिज्ञान है। अब इसके विषय में पढ़ेंगे, केवल विज्ञान क्या है, केवल प्रलय क्या है, सकल क्या है, इन सब के विषय में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितेषु सांख्य तत्वेषु किम तत्वम विकृति मात्रम। ठीक है, कौन सी तत्व विकृति मात्र है, प्रकृति विकृति 2 होता है। ठीक है, तो उसमें कौन तत्व जो विकृति मात्रा में, कोई तत्व प्रकृति भी हो सकता है और विकृति भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कोई तत्व केवल प्रकृति हो सकता है और कोई तत्व जो है प्रकृति विकृति दोनों हो सकता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन आया है कि सांख्य तत्वेषु किम तत्वम विकृति मात्रम, केवल विकृति, तो वो मन है, मन केवल विकृति, ये प्रकृति नहीं है, मन जो है प्रकृति नहीं है। बाकी पुरुष ये प्रकृति नहीं है और ये विकृति भी नहीं है। ठीक है, पुरुष क्या है, प्रकृति नहीं है पर विकृति भी नहीं है। महत क्या है, प्रकृति भी है और विकृति भी है। शब्दोत्तर मात्रा क्या है, प्रकृति भी है और विकृति भी है। क्यों, जैसे शब्द, जैसे महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई। ठीक है, महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई, एक दृष्टांत मान लीजिए। अब हाँ, ठीक है, तो महत क्या हो गया यहाँ पर, प्रकृति, ये विकृति हो गया। फिर अहंकार से अहंकार तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अहंकार तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई, तो अहंकार क्या हो गया, प्रकृति हो गया, अहंकार तन्मात्रा हो गया विकृति हो गया। तो इस तरह से जब ये प्रकृति विकृति बनती रहेगी। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है संप्रज्ञात समाधि भेद चतुष्टयेषु नास्ति। संप्रज्ञात समाधि में भेद चतुष्टय में जो नहीं है। ठीक है, विचारानुगत, अस्मितानुगत और वितर्कानुगत और वृत्ति निरोधानुगत, ये 4 ऑप्शन दिया है। तो संप्रज्ञात समाधि, तो जो समाधि की प्रक्रिया है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत डीपली पूछा है। ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है, जो समाधि का प्रकरण है, वहाँ जा करके समाधि के पूरे भाष्य को पढ़ा है। ठीक है, या तो जो विज्ञान भाष्य उनको पढ़ा है, या तो जो इसकी क्या है विषय वस्तु, जो व्याख्यात्मक विषय वस्तु है उनको पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको सूत्रों की व्याख्या को पढ़ना बहुत कंपल्सरी हो गया आप। ठीक है, सूत्रों की व्याख्या को पढ़ना बहुत कंपल्सरी होगा। जितने भी वहाँ पर सूत्र आएंगे, कहाँ से, समाधिपाद में मैंने YouTube पे बताया था समाधिपाद कहाँ से, कौन से सूत्र से कौन से सूत्र तक जाता है। ठीक है, तो समाधि, मुझे लगता है तीसरी पाद जो होता है समाधिपाद में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो विचारानुगत, वितर्कानुगत और वृत्ति निरोधानुगत और अस्मितानुगत, ये पूरे डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आप यदि नहीं पढ़ेंगे पूरे के पूरे सूत्रों का व्याख्या, तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको आएगा नहीं। तुक्का मार के आगे तो काम चल सकता है, पर अब कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही हो गया मेरा। तो इसलिए डीपली मैं क्यों ये सारे बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है अब। ठीक है, इतना आसान नहीं है, जो क्वेश्चन बन रहे हैं
वो सरल नहीं है। देखो ये क्वेश्चन कितना सरल है, लेकिन ये क्वेश्चन उतना सरल नहीं है। तो कम से कम जो सूत्रों की प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक जो सूत्र है, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। कम से कम अगर उसमें 20-25 सूत्र आएंगे तो 20-25 सूत्र के भाष्य सहित उनका अर्थों को देखना पड़ेगा, अर्थ समझना पड़ेगा, सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। देखिए योग दर्शने पंचक्लेशों से परिगणितम नास्ति, पंचक्लेश में नहीं है, ठीक है। पंचक्लेश होता है, योग सूत्र में 5 क्लेश बताए गए, ठीक है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंचक्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है। यहाँ पर राग और द्वेष नहीं है, राग और द्वेष जो है नहीं है। अगर राग द्वेष होता तो यहाँ 5 क्लेश हो जाता। अविद्या पहला है, अस्मिता दूसरा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश। हाँ, तो इसे क्रम भी आपको पूछ सकता है कि ये उल्टा करके रख दे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 5 को अलग अलग करके रख दे, और उसका क्रम भी पूछ सकता है कि कौन सही सम्यक क्रमेण यो तो ऐसे बोल सकता है। तो भी आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपको यदि सूत्र कंठस्थ नहीं है तो आपको समस्या हो जाएगी, आप बना ही नहीं पाएंगे। तो इसमें विद्या जो है ये पंचक्लेश में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तभंगी नय से समुचिनम क्रमम चिन्हते। देखिए सप्तभंगी नय जो स्यात् अस्ति नास्ति च, ये जो सप्तभंगी नय है, वहाँ आप यदि आप यूट्यूब पे पढ़े होंगे हमारे, तो उसमें देखिए सप्तभंगी नय है। पहले क्या है, स्यात् नास्ति, फिर क्या है, स्याद् अस्ति च नास्ति, ठीक है। पहले स्याद् अस्ति, पहले जो तत्व को दर्शा रहा है स्याद् अस्ति, हाँ है, ठीक है। स्याद्, हाँ ये भी है कि स्याद् अस्ति, यहाँ पर स्याद् अस्ति है ही नहीं, स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति है, स्याद् अस्ति च नास्ति च, स्याद् अस्ति, पहले स्याद् अस्ति फिर स्याद् नास्ति, ठीक है। स्याद् अस्ति फिर स्याद् नास्ति, तो यहाँ पर स्याद् अस्ति तो है ही नहीं, अब स्याद् नास्ति से शुरू हो रहा है। स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति च नास्ति च, ठीक है। फिर स्याद् वक्तव्यः, स्याद् अस्ति चा वक्तव्यः, स्याद् वक्तव्यः, स्याद् अस्ति चा वक्तव्यः, स्याद् अस्ति च नास्ति चा वक्तव्यः, ठीक है। इस तरह के क्रम आ जाता है। तो आपको पूरा वो सूत्र है, तो वो मैंने बताया भी था पहले, ये कई बार प्रश्न आया है, पर अलग अलग तरह से यहाँ पर प्रश्न आया है। तो मैंने पहले भी जो मेरा यूट्यूब वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें ये बताया हुआ, ठीक है। प्रश्न वहाँ वैसे ही पूछा गया है। हाँ, ये जो पहला जो योग सूत्र वाला जो प्रश्न आया था वो मैंने नहीं बताया हूँ, ध्यान रखिएगा उस समय, क्योंकि उस समय इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आते थे, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए आप। मैंने उतना व्याख्यात्मक नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसको व्याख्यात्मक पढ़ाएंगे तो कम से कम 7-8 क्लास लगेंगे, इतना लग सकता है कम से कम। तो उतना तो हमने मेहनत किया नहीं था उसमें, तो उसमें केवल आपको मैंने बता दिया था कि योग सूत्र में, आपको एक ही वीडियो में मैंने बता दिया था कि योग सूत्र से यहाँ तक आपको पढ़ना है, सूत्रों को कंठस्थ करना है, प्लस आप उन सब की व्याख्या को पढ़ना है। मैंने बता दिया था, आपको पुस्तक भी दे दिया था। अब मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ पर एप्लीकेशन में उसको पढ़ाऊँगा प्रॉपर, क्योंकि आपको दे दिया पुस्तक, आप पढ़े नहीं पढ़े मुझे उसके पता नहीं चलता है, तो मैं उसको प्रॉपर पढ़ाऊँगा। आपको अगर पढ़ना है तो प्रॉपर उसको आपको आएगा उसमें, ठीक है। अब देखिए अधोलिखित विकल्पेषु समुचिन उत्तरम चिन्ह, तो ये हो गया। उसके बाद हाँ, योग सूत्रकार बते चित्तवृत्तिनम समुचिनम क्रमम चिन्हुत। योग सूत्र की जो सूत्रकार है, ठीक है, उनकी मत में चित्तवृत्तियों का समुचीन विकल्प, ये भी मैंने पहले नहीं पढ़ाया यूट्यूब पे, ये जो है यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया हूँ, मैंने बता दिया था कि योग सूत्र पढ़ लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको पूरे एक जो भाष्य के साथ जो भी इसका मैटर आएगा उनको हम पढ़ाएंगे ढंग से योग सूत्र। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आपको 6 महीने से पहले कोई भी, आपको 6 महीने से पहले इसका कोई भी जो है आपको कंप्लीट नहीं करा सकता पूरे के पूरे जो सिलेबस, बल्कि 6 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। पर मेरा कोशिश रहेगा कि जो मुख्य विषय है उनको पहले पढ़ा देंगे, जैसे हर चैप्टर में मुख्य विषय आता है,
योग सूत्र में पहले 2 चैप्टर बन सकता है कि एक चैप्टर आपको बता दिया जाए कि यहाँ से ये तक जो है आपका सिलेबस पे लगा हुआ है, यदि योग सूत्र जब पढ़ेंगे, और ये सूत्र आपको कंटेस्ट करना, ये आपको पहला टास्क दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर उन सूत्रों की व्याख्या बीच बीच में लाते रहेंगे। जैसे आज 5 सूत्र की व्याख्या पढ़ लिए, फिर कल 5 सूत्र की फिर व्याख्या पढ़ लिए, तो ये तो चलता रहेगा। इसके बैकअप में दूसरे चैप्टर में जो दूसरे क्लास में वो फिर दूसरा चैप्टर, दूसरा यूनिट आपकी तैयार होती रहेगी। तब जा करके ऐसे जो ग्रंथों को पढ़ना है तो ग्रंथ तो पढ़ते रहेंगे यार इधर थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन दूसरे भाग में वो ग्रंथों के साथ साथ दूसरे ग्रंथ भी अब चलती रहेगी। तो 2-2 क्लास मतलब आपका एक साथ जो है वो धीरे धीरे बनते जाएंगे। ठीक है। अब इसके लिए एक्चुअली कोई भी टॉपिक हो, यूजीसी नेट की जो आजकल पढ़ाने की प्रक्रिया है ना, अब बड़े बड़े जो क्लास देखते हैं उसमें 6-7 हज़ार जो लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उस टॉपिक में वो एक नहीं 5-5, 6-6 लोग उसमें लगे होते हैं, एक्सपर्ट लोग। ठीक है, जो पढ़े हुए लोग हैं। तो उसमें यूनिट बांट दिया जाता है कि ये व्यक्ति 2 यूनिट पढ़ाएगा, वो व्यक्ति 2 यूनिट पढ़ाएगा। तो जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वो 1 यूनिट में पूरा मेहनत करके 8-10 दिन 15 दिन तक पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें जब एक वीडियो में लाऊंगा, उस यूनिट में पूरा वीडियो में क्या करूँगा, मेहनत करके लाऊंगा। तब तक दूसरा क्लास चलती रहेगी जब मैं पढ़ूंगा। फिर मैं जिस दिन नहीं पढ़ाऊंगा दूसरा छात्र तब उस दिन पढ़ाएगा। तो ऐसे ऐसे करके वो लोग ये तैयारी करते हैं। आप जो बड़े बड़े एप्लीकेशन है वहाँ पर जा करके देखेंगे तो पूरा टीम होती है एक एक विषय के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे ही पढ़ाया जाता है। और एक व्यक्ति पढ़ाएगा तो वो कम से कम 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा मेहनत करेगा, तब जा करके आपको 1 घंटे की वीडियो दे सकता है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। कोई इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। सबको लगता है हमने पढ़ा दिया तो बहुत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मेहनत कितना लगता है और क्या क्या आवश्यकता है वो मैं आपको बता देता हूँ इसलिए बीच बीच में। योग सूत्रकार मते चित्तवृत्तिनम समुचिनम क्रमम चिनुत। तो इसमें जो है स्मृति, विपर्य, विकल्प, प्रमाण और निद्रा। ठीक है, तो पहले जो है प्रमाण है, फिर विपर्य है, ठीक है, विकल्प है, और ई को देखेंगे, निद्रा और स्मृति है। तो ये चित्तवृत्ति का क्रम बताया गया है। मुझे भी इसका अभी सूत्र याद नहीं है। तो मैं भी काफ़ी दिन हो गया, इनको 2 साल हो गया पढ़े हुए। बीच में मुझे अवसर ही नहीं मिला इन सब चीज़ों को देखने का। तो अब जा कर के इसको फिर दोबारा एनालिसिस करेंगे। विषय पता है तो बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है ये समाप्त हो गया। हाँ, ये इसी का समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट जो 2023 वाले में चलते हैं। हाँ, दिसंबर वाला ही देख लीजिए, दिसंबर वाला साइकिल में। अब ये दिसंबर 23 वाला साइकिल है। इसमें आप देख सकते हैं दिसंबर 23 वाला साइकिल है। ठीक है, पराजय हेतुर्भवती। पराजय को हेतु होता है निग्रह स्थान। ठीक है, ये न्याय सूत्र का है, न्याय दर्शन। पराजय हेतुर्भवती निग्रह स्थान। ये तो न्याय वैशेषिक क्वेश्चन है, यहाँ पर उठा कर मुझे लगता है मुझे लगता है न्याय वैशेषिक हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए निग्रह स्थान भेदेषु परिगण्यते। निग्रह स्थान में नहीं, मीमांसा में भी हो सकता है। निग्रह स्थान में निग्रह स्थान भेदेषु परिगण्यते। निग्रह स्थान की भेद में परिगणित होता है। जैसे अर्थापत्ति है, ससंशय, संशय लय, संशय लय, ये ऐसे होना चाहिए। संशय लय होना चाहिए। न्यूनम, अधिकम, पुनरुक्तम। ठीक है, अधोलिखितनाम विकल्पानां मध्य सम्यक उत्तरम चिनोत। इसमें से सम्यक उत्तर निग्रह स्थान कौन कौन है? निग्रह स्थान कौन कौन है? न्यूनम ये निग्रह स्थान है, बी यानी कि ये अधिकम ये निग्रह स्थान है, और पुनरुक्तम ये निग्रह स्थान है। संशय और अर्थापत्ति निग्रह स्थान नहीं। अर्थापत्ति एक प्रमाण है। ठीक है, संशय एक प्रकार के भाव है ये, तो अर्थापत्ति ये प्रमाण है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, ये तीनों जो है निग्रह स्थान है। जो योग सूत्र का है, योग सूत्र का ये है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में देखिए, समुचितम मेलयम। यहाँ पर समुचित मेलयन करना है। अनेकांतवाद है, परिणामवाद है, आरंभवाद है, और प्रतीत समुत्पादवाद है।
ठीक है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो इनको आपको क्या करना है पहले देखिए। इसमें आपको एक भी पता चल गया, जैसे मान के चलिए परिणामवाद यहाँ थोड़ा सरल लग रहा है मुझे, ठीक है, परिणामवाद मुझे सरल लग रहा है। तो परिणामवाद किसका होता है, परिणाम किसकी कौन परिणाम मानते हैं, तो सांख्य वाले जो है वो परिणाम मानते हैं, या जैन मानते हैं, या न्यायिक मानते हैं, या बौद्ध मानते हैं, ठीक है। तो जब देखेंगे आपको तो अनेकांतवाद कौन मानते हैं और आरंभवाद कौन मानते हैं, इनमें से एक भी आपको सही उत्तर पता चल गया, ठीक है, एक भी आपको सही उत्तर पता चल गया तो आपको सारे समस्या हल हो जाएगी। जैसे परिणामवाद यहाँ सरल होता तो ये सांख्य लोग परिणामवाद मानते हैं, ठीक है, सांख्य का क्या हो गया, परिणामवाद आपको पता चल गया। अब बी का थाड़ के साथ जोड़ दिए, इनमें से 20 थाड़ में जो होगा उनको पहले देख लीजिए कि बी में ये थाड़ है और बी में कोई भी थाड़ है ही नहीं, आपको कन्फर्म है परिणामवाद, तो परिणामवाद सांख्य का होता है, आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो परिणामवाद बी का ये हो गया और बी में किसी में नहीं है, तो इसको अब आंख बंद कर इसे क्लियर कर सकते हैं इसको। अगर बी में और कोई होता तो फिर समस्या होती, तो बी में और कोई है ही नहीं, बी में एक ही में बी है, तो बाकी तीनों को तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनेकांतवाद कौन मानते हैं, जैन वाले अनेकांत मानते हैं। तो ऐसे हमारे उधर जैन दर्शन विभाग है कौन, लाल बहादुर शास्त्री में, तो आप ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं कि आपके वहाँ जो विभाग होंगे ना उनमें जो आचार्य होते हैं उनके नाम भी उससे मिला जुला होता है। हमारे वहाँ एक अनेकांत जी करके है, ठीक है, अनेकांत जैन, तो वो जैन दर्शन वाले मानते हैं अनेकांत जैन। तो ए का क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। और देखिए एक ही सेकंड इसमें भी है, ठीक है, तो इसलिए ए का सेकंड इस दोनों में, तो इन दोनों में से कोई एक होगा ये मान के चल सकते हैं। लेकिन बी का यहाँ पर कट गया, बी का आई भी है तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है। और बाकी आरंभवाद को कौन मानते हैं, न्यायिक आरंभवाद मानते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु जो है वो क्या होता है, कार्य से कार्य कारण भाव मानते हैं, तो वो कार्य जो है, कोई भी कार्य जो है वो किसी न किसी कारण से उत्पत्ति होती है, तो वहाँ पर आरंभ होता है, तो ये हो गया आरंभवाद, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम। और प्रतीत समुत्पादवाद है, बौद्ध दर्शन किसको मानता है, डी का आई भी है, देखो सीधे की सीधे ये लगा दिया है, तो ऐसे कुछ नहीं होता कि सीधा के सीधा है तो नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको, कभी कभी कंफ्यूज होता है कि सीधा सीधा है तो नहीं हो सकता है। तो डी का क्या हो गया यहाँ पर, प्रतीत समुत्पादवाद जो है बौद्ध मानते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो आपको यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन एनालिसिस से यही फायदा होता है। समुचित मेलन, यहाँ पर भी समुचित मेलन करने के लिए कहा गया, ब्रह्म साक्षात्कार निमित्त कहा, ब्रह्म साक्षात्कार निमित्त देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, जगत अध्यासा अधिष्ठानत्वम, जगत अध्यास अधिष्ठानत्वम, और जीव परमेश्वर साधारणम चैतन्य मात्रम अंतःकरण उपाधि का, ठीक है। अंतःकरण का उपाधि कौन हो सकता है, अंतःकरण का उपाधि बिंब नहीं हो सकता है, सर्वमोक्ष नहीं हो सकता है, उपादान नहीं हो सकता है, अंतःकरण का उपाधि कौन हो सकता है, जीव ही हो सकता है। देखिए वेदांत का भी यहाँ आ गया, ये क्वेश्चन जो है पूरे वेदांत का उठा के रख दिया यहाँ पर, क्योंकि सर्वदर्शन है, वेदांत तो अलग है, पर यहाँ भी क्वेश्चन जो है सर्वदर्शन में भी वेदांत क्वेश्चन रख दिया। अंतःकरण का उपाधि जो शंकर वेदांत है, अंतःकरण का उपाधि कौन हो सकता है, जीव हो सकता है, ठीक है। और जीव परमेश्वर साधारणम चैतन्य मात्रम, जीव परमेश्वर साधारण चैतन्य मात्रम, हाँ, इसको ये कौन कहते हैं, ये जो है आपका वेदांत परिभाषा या वेदांत सार में आपको मिल जाएगा। जो बिंब है, बिंब कैसे होता है, देखिए मान के चलिए शांकर मत में क्या होता है, प्रतिबिंबवाद मानते हैं, शांकर मत में प्रतिबिंबवाद मानते हैं। प्रतिबिंब यानी कि जैसे एक ब्रह्म है, ठीक है, और दूसरा जीव है, ब्रह्म है और जीव है, जो ब्रह्म है ना उस ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है जीव। जैसे मान के चलिए एक मनुष्य है, जैसे आप हो या कोई भी मनुष्य है, उस मनुष्य के अंदर क्या होता है, उस मनुष्य के अंदर एक अंतःकरण है, ठीक है, उस अंतःकरण में क्या होता है, ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है। ये शंकर मत है, मैं बता रहा हूँ पहले आपको, शंकर मत है, पर रामानुज मत अलग है इसका। इस ब्रह्म का प्रतिबिंब कहाँ पर पड़ता है, अंतःकरण में। जो वो प्रतिबिंब विशिष्ट जो अंतःकरण है उसी को कहते हैं जीव। जीव करके अलग से कोई वस्तु नहीं है, जो प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरण है उसको कहते हैं जीव,
ठीक है। अब वो क्यों होता है प्रतिबिंब, इसलिए तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है क्या वो माया उपाधि है। माया से जो है ये अपने आप को जो है जीव माना हुआ है, नहीं तो ये भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म के प्रतिबिंब है इसके अंदर। जिस दिन इसको ये भ्रम टूट जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं जो है मेरा जो प्रतिबिंब है वो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, कि जिस दिन इसको ये ज्ञात हो जाता है उस दिन ये व्यक्ति मुक्त हो जाता है। केवल सुनने से ज्ञात नहीं हो जाएगा या फिर शब्द से ज्ञात नहीं हो जाएगा, जब उसके जीवन में बिल्कुल वैसे अनुभव ही आ जाए, वो अपने आप को वैसे समझने लग जाए और उसकी तरह आचरण करने लग जाए, व्यवहार की दृष्टिकोण को छोड़ करके जिस दिन वो आचरण करने लग जाए उसी दिन वो मुक्त हो जाता है। उसको कहते हैं जीवन मुक्त, ठीक है, ये कहा जाता है। पर उसका शरीर जब तक रहेगा तब तक प्रारब्ध जो है उसको भोग करता रहेगा, ये शांकर मत है। तो यहाँ पर क्या है, जो है बिंब, जो जीव परमेश्वर साधारणम, जीव कहते हैं इसी को, ये बिंब को, ठीक है। परमेश्वर भी इसी को कहते हैं, और साधारण, जो साधारण जीव उसको भी कहते हैं। तो चैतन्य मात्र है ये बिंब, क्या है, चैतन्य मात्र, इसी को चैतन्य कहते हैं, इसी बिंब को। और यही जो है आपका अंतकरण में बैठा हुआ है, और अंतकरण की आवृत्ति कौन हो रखा है, ये मान के चलिए अंतकरण है। अंतकरण में प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के चारों आवृत्त कौन कर रखा है, सूक्ष्म शरीर, ठीक है। सूक्ष्म शरीर कैसे, ये सूक्ष्म शरीर क्या है, ये सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, सब कुछ इसी के अंदर, जो 11 इंद्रियां है ये सूक्ष्म शरीर में है। अब ये सूक्ष्म शरीर जहाँ जाएगा ये इंद्रियां वहीं जाएंगे। एक शरीर में गया गधे के शरीर में, गधे के शरीर में प्रवेश कर गया सूक्ष्म शरीर, तो गधा बन गया। चींटी के शरीर में प्रवेश कर गया तो चींटी बन गया। ये सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ है, ये 11 इंद्रियां हैं। पर सब जगह में अपने अलग अलग इंद्रियों की कार्य होता है, सब जगह में अपना अपना इंद्रिय कार्य करता है। हर इंद्रिय हर जगह में एक्टिव नहीं होता है। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर इंद्रिय है, जैसे जीवा बोलने के लिए कार्य में आता है, पर अन्य जो प्राणी है उनमें बोलने में इसका कोई जो है कार्य होता नहीं है, तो वहाँ पर ये कार्य नहीं कर सकता है। तो ऐसे ऐसे करके इसको जो है ये प्रतिबिंबवाद, इसको जब पढ़ेंगे हम लोग शांकर मत का, उस समय मैं आपको बढ़िया से पढ़ा दूंगा इसका, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सभी जो दर्शन है, सभी दर्शनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब इसका आंसर आपको देख लीजिए, ए का जो सेकंड यानी कि सर्वमोक्ष है। ब्रह्म साक्षात्कार निमित्तक कौन हो जाएगा, सर्वमोक्ष हो जाएगा। और जगत अध्यास अधिष्ठानत्वम, ये कौन है, बी का थाड़ में मान के उपादानत्वम, ठीक है। और जीव परमेश्वर साधारणम चैतन्यम बिंबम अंतकरण उपाधिकम जीव है, ठीक है। तो ये पूरे वेदांत की क्वेश्चन है, यहाँ पर सर्वदर्शन में पूछा गया है। प्रमाण वार्तिक से लेखक कहो, प्रमाण वार्तिक जो है ये बौद्ध मत है, धर्मकीर्ति इनका लेखक है। तो बहुत सारे जो ग्रंथ है इसमें, इसी बुक्स में, ये जो अंबुज मिश्र की बुक्स है, इसी में जो है आपको बहुत सारे वहाँ बुक्स के नाम मिल जाएंगे, उसको आप नोट्स कर सकते हैं इसी PDF में, ठीक है। इसको उन्होंने मुझे दिया था तो मैंने इसको आपके उसमें शामिल कर दिया है पाठ्य सामग्री में, ठीक है। यहाँ पर ये अहंकार नहीं रखना चाहिए कि मेरा कंटेंट बनाया हुआ नहीं है, ये किसी और कंटेंट लेकर के मैं पढ़ाता हूँ। मैं भी बना सकता हूँ इस कंटेंट को, लेकिन जो बनी बनाई कंटेंट मिल रहा है तो उसमें हम मेहनत करेंगे तो उसमें डबल मेहनत पड़ेगा, ठीक है। नाम किसी का भी हो, हमको कोई उससे समस्या नहीं है, ठीक है। ये देखो इसमें अंबुज मिश्र, ये हमसे काफ़ी पहले से बातचीत होती रही थी, और इन्होंने ये पुस्तक नवीन संस्करण मुझे भेजा था, तो मैंने अब इसको पाठ्यक्रम में शामिल कर रखा, ताकि अच्छी बात है किसी छात्र ने मेहनत किया है। मैं तो कहता हूँ आप लोग मेहनत करके लाओ विषय वस्तु, मैं आपको आप ही के नाम पर पढ़ा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि कुछ भी हो आपको कंटेंट पहुँचे, ठीक है। हाँ, वैसे कुछ रेस्ट्रिक्टेड बुक्स है उनको हम लोग नहीं ले सकते, जो पब्लिकेशन ने पब्लिश किया हुआ हो उनको हम नहीं ले सकते उनकी बिना अनुमति की, ठीक है। तो जिनका अनुमति है उनको ले सकते, कोई समस्या नहीं है। आगे हम इसका भी प्रयास करेंगे कि अगर कोई अच्छे बुक्स है, किसी ने पढ़ाया है, लिखा है मेहनत करके, तो उनको भी हम कुछ पैसे दे करके उनको कहेंगे कि आपका PDF हमें दे दो, हम अपने जो पाठ्यक्रम में शामिल कर लेते हैं, ताकि हमारे इसमें जो PDF रहेगा तो PDF आप भी पढ़ सकते हैं। उनसे हम बात करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे,
वो भी किया जा सकता है। यदि जैसे कुछ नए नए पुस्तकें आजकल कोई लिख रहा है, मेहनत करके कोई लिख सकता है, तो उन पुस्तकों को हम शामिल कर सकते हैं। और कुछ अगर वो समझदार होंगे तो बोलेंगे कि ले लीजिए आप। और ये उनके मन में अगर ये भाव होगा कि भाई ये तो लेकर के हमारे व्यापार कर रहा है या हमारे ये विरोधी है, तो फिर वो हो सकता ना दें, उनकी मर्जी है। पर मेरा तो प्रयास ये रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है, योगांग नियमेषु परिगण्यते ब्रह्मचर्यम तपः अपरिग्रह स्वाध्याय। नियम जैसे योगांग है ना, योगांग में योग का 8 अंग है, अष्टांग योग बोलते हैं। ठीक है, अष्टांग योग है, उसमें क्या क्या आ जाएगा, तितिक्षा अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग में जो है यम नियम आसन प्राणायाम, ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम धारण ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग में आते हैं, उसमें जो यम नियम है, ठीक है, नियम में कौन कौन आते हैं, तो नियम के लिए एक सूत्र आपको मिल जाएगा, उस सूत्र को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें CDE का मान के चलिए, तो सी तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ऐसा सूत्र मिलेगा। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ये सूत्र है, क्या है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ऐसे सूत्र आएगा। तो ये सूत्र आपको याद होगा तो आप जो है कर सकते हो। अष्टांग योगी में ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह भी आ जाता है, तो वो नियम में नहीं आएगा। यम नियम आसन प्राणायाम धारण ध्यान समाधि है ना, तो वो उसमें जो है जो नियम है तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ऐसे सूत्र है। ये आपका 2023 का भी हमने एनालिसिस करा दिया। और एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर जो भी होगा, 23 के पहले का, ये 23 का दिसंबर हो गया, और एक क्वेश्चन सर लेते हैं 3 साल के। बाकी क्वेश्चन आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। जून 23 को ले लेते हैं। समुचितम मेलयत अंतकरणानि तालिका, ये अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ठीक है, अभी मैंने आपको बता रहा था मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें संकल्प विकल्प गर्भ निश्चय और स्मरणम, ये भी आपका जो है योग सूत्र का ही प्रकरण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। आप देखो, आप लोग कहते हैं ना कि भाई मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, अभी मुझे नहीं पता ये संकल्प विकल्प है कौन, गर्भ कौन होता है, निश्चय कौन होता है, स्मरण क्या होता है, मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि बहुत साल 2 साल 3 साल हो गया मैं इसको पढ़ाए हुए, और उस समय इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो अब मैंने उसको पूरा पढ़ूंगा, पूरे तैयारी करूंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मुझे केवल इतना पता है कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने भाष्य नहीं पढ़ा होगा। तो मेहनत यही लगती है, और ये मेहनत के लिए जो है समय चाहिए। अब बिना समय के मैं पढ़ा दूंगा, मैं तो पढ़ा दूंगा ऐसे, आपको कोई नहीं। मैं आप बोलोगे 5 दिन में पूरा 1 यूनिट 2 दिन 3 दिन में ख़त्म करने के लिए बोलोगे ना, मैं रात को बैठूंगा 10 बजे और 12-1 बजे तक अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा 4-6 वीडियो में। पर उससे क्या होगा, उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ज़्यादा लाभ नहीं होगा। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए, और साथ में सहयोग चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, मन है, मन जो है क्या होता है ना, संकल्प विकल्पी होता है। आप जानते हैं ना, संकल्प विकल्प है, यानी कि आज बोलेगा मन ये मैं कर लूँगा, थोड़ी देर के बाद बोलेगा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये होता क्या है, संकल्प हो गया कि नहीं मैं कर लूँगा इसको, ये कार्य मैं कर सकता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद संशय होगा कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह जाएगा, तो ये विकल्प ही हो गया। तो संकल्प विकल्प कौन करता है, मन करता है। तो पहले ही मन का संकल्प विकल्प ही हो गया। बुद्धि का कौन हो जाएगा, निश्चय। बुद्धि निश्चय करता है कि हाँ, बुद्धि इसको तय करेगा कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है, बुद्धि तय करेगा। तो वो क्या करता है, निश्चय करता है। चित्त क्या है, चित्त जो है स्मरण करता है। कल तो गुरुजी ने जो पढ़ाया था, उन्होंने कहा था जो मन होता है वो संकल्प विकल्प होता है। ये आपका चित्त क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है। ये देखिए, ये कोई आपको वो विषय नहीं है, आपको कहीं लिखी हुई विषय नहीं मिलेगी। ये पढ़ करके आपको विचार करना पड़ेगा कि कौन किस में आ रहा है। अहंकार जो होता है, अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि, मैं हूँ, ये क्या होता है, गर्व होता है। ठीक है, मैं हूँ, मैंने ये किया, मुझे इसके लिए गर्व है। हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, मैंने ये कार्य किया है
और इसके लिए मुझे गर्व है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने पढ़ाया हूँ और इसके लिए मुझे गर्व है, चाहे आप कुछ भी कहो। मैं एप्लीकेशन बनवाया हूँ, इसके लिए मुझे गर्व है, मैं पढ़ाऊँगा और मुझे इसके लिए गर्व है, चाहे कोई कुछ भी सोचे मेरे बारे में। मुझे कोई परवाह नहीं होता है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। मैं कोई सामाजिक प्राणी नहीं हूँ, मैं असामाजिक प्राणी हूँ और हमारे कर्तव्य होता है कि हम कुछ भी करें वो बेस्ट होना चाहिए हमारे लिए। हमारे विचार में वो बेस्ट होगा तो हम उसको करेंगे, नहीं तो हम 5 साल पहले ये सब कर लेते। बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, वहाँ हम ज्वाइन कर लेते, हमारे विषय पढ़ाने वाले नहीं है। और ऐसे नहीं है कि मेरे पास उसका कोई वो आया नहीं था। मैंने पहले अनअकैडमी वगैरह में मैंने वो दिया था, तो मैंने कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपया वो लोग बोल रहे थे कि इतने पैसा जो है आपको छात्रों से लेना पड़ेगा इस कोर्स के लिए। 5-6 हज़ार उस समय भी बहुत होता था। तो उस समय आज तो उनका कोर्स लाखों में बिकता है। पेपर 1 पेपर 2 आप लेंगे तो कम से कम 10-15 20 हज़ार 30 हज़ार लेते हूँ। तो इसीलिए जो है मैं उसको ज्वाइन नहीं किया। आज भी चाहता तो किसी के साथ मिल करके अगर मैं जाता तो मुझे तो आराम से 20-25 हज़ार तो दे ही देगा कोई भी, 2 घंटे पढ़ाऊँगा तो। और उसमें वो लोग 6-7 हज़ार कमा लेंगे। 10 छात्र भी अगर उनको पकड़ में आ गए, क्योंकि वो कंटेंट देंगे, थोड़ा आपको लुभाएंगे, 10 छात्र भी उनको पकड़ में आ गए तो 6-6 हज़ार ले लिए तो 60 हज़ार हो गया। मुझे 20-20 हज़ार दे देंगे 3 महीने का। उसके बाद कोर्स तैयार हो गया, मैं आउट हो जाऊंगा। तो कहने की तात्पर्य यह है, 10 छात्र भी उनको पकड़ में आ गए तो उनका काम हो गया। अगर बागी आए तो उनके लिए फिर वो क्या नाम, सोने में सुहागा बोलते जो है। तो इसीलिए मेरा जो कार्य है, ये कार्य मैं शुरू इसलिए किया हूँ ताकि दूसरा कोई ये कार्य को ना कर सके। दूसरा कोई करेगा तो उनको फीस हाई रखनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा और उतना कन्वर्जन आएगा नहीं, तो कोई करेगा ही नहीं। अब तो जो छात्रों को पढ़ना होगा 1500 दे करके वो हमारे पास आ जाएंगे, इसी में से पढ़ लेंगे, बाहर जाने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम उतना कंटेंट दे देंगे। अब थोड़ा सा अगर हमको एक्स्ट्रा पैसे मिल गया, उससे हम दूसरे बच्चों को हायर करके और कंटेंट डेवलप करवा देंगे, तो इससे आपको दोनों फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो बार बार कहता रहता हूँ उन चीज़ों को कि भाई मेरे अपेक्षा अगर दूसरा कोई करेगा इस कार्य को तो आपसे वो बहुत ज़्यादा पैसा ले सकता है, ठीक है। अभी मैंने पिछले 5 साल में देखा हूँ बहुत सारे कुछ लोगों ने प्रयास किया है कि हम 73 करोड़ को पढ़ाएंगे, लेकिन वो महीना 1.5 महीना पढ़ाते हैं, उसके बाद पढ़ा नहीं पाते हैं। और वो भी उसमें कहते हैं कि 1000 रुपया दो और हम आपको पढ़ा देंगे। पिछले 2-3 साल में चला है बहुत बार, लेकिन वो चल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। आपको ऊपर से जो हमारे कंटेंट लेकर कोई पढ़ा दिया, आपको हमारे कंटेंट पढ़ करके कोई पढ़ा दिया, फिर कोई छात्र है उसको विषय का भी नॉलेज है, पढ़ा दिया उसने एक बार, लेकिन करेगा क्या पढ़ा देने के बाद? इसमें लगे रहना पड़ता है, नई नई चीज़ें बदलती रहती है, वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और जूम ऐप्स में पढ़ा दिए या गूगल मीट में पढ़ा दिए, वो तो पढ़ लिए, ख़त्म हो गया। जो छात्र उस दिन नहीं आ पाया उसका क्या होगा? अब वो यूट्यूब पे डालते नहीं है इन चीज़ों को। अगर वो यूट्यूब पे डालेंगे तो फिर उनको लगता है कि हमारे फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगा, फिर हमारे पास छात्र नहीं आएंगे। तो कुछ छात्रों ने उनको पैसे दिए, 1000-2000 दिए। मेरे पास बहुत कंप्लेन आता रहता था कि हमने गुरुजी वहाँ पर कोर्स खरीद लिया है और क्या करें, ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो हम बोलते हैं भाई खरीद लिए तो खरीद लिए, हमारे पास बाद में हमारे यूट्यूब देख करके आते हैं, तो हम बोलते हैं कि फ्री कंटेंट लो और जो वहाँ पर तुम्हारे अंदर ग्लानि है उसको संतोष करो और पढ़ाई करो। बस यही मैं बोल सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पंचक्लेशान क्रमेण योजयत, यहाँ पर भी देखिए 70 नंबर पे 70 देखिए, राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश। मैंने बताया था आपको, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 हो गया। पहले क्या हो गया? अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश, इसका सही क्रम हो गया। मैं सूत्र जो बता रहा हूँ देखिए, वो सूत्र सब आया है प्रश्न में। यहाँ पर देखिए माध्यमिक है, सौतांत्रिक वैभाषिक योगाचार, इसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे भी थोड़ी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक है, सौतांत्रिक है, वैभाषिक है और योगाचार है। योगाचार मते तो मतयस, ऐसे करके एक श्लोक है अंत में, ठीक है। योगाचार कौन है? योगाचार जो मत है ना वो बौद्ध में होता है। योगाचार विज्ञानवादी है, ठीक है। और ये सब बौद्ध मत है। माध्यमिक मत है, जो माध्यमिक है, माध्यमिक क्या होते हैं? शून्यवादी होते हैं।
ठीक है। माध्यमिक क्या है, शून्यवादी होते हैं। और श्रोत्रांतिक होते हैं बाह्यार्थानुमेयवादी। बाह्य अर्थानुमेयवादी होते हैं, कौन है, श्रोत्रांतिक। और वैभाषिक होते हैं बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी। वैभाषिक होते हैं बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। इसको जब पढ़ेंगे हम वहाँ पर इसको चर्चा करेंगे। ऐसे मैंने इसको पढ़ाया हुआ है सब चीज़ें कि किसका क्या मत है, वो तो यूट्यूब वाला वीडियो में सब मिल जाएगा आपको। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी प्रकृति विकृत, यहाँ पर भी पुरुष, वही आ गया आपका क्वेश्चन दोबारा। प्रकृति विकृति लघु प्रकाशम योग्यतया भोक्तारम पुरुषम अपेक्षते कूटस्थ नित्यो अपरिणामी। तो इसमें देखिए महत अहंकार तन्मात्राणी प्रकृति विकृति कौन है, महत अहंकार और तन्मात्राणी प्रकृति विकृति दोनों है। मैंने कहा था ना, महत से, महत तन्मात्रा से महत की उत्पत्ति होगी, फिर महत से अहंकार की उत्पत्ति होगी, अहंकार से अहंकार तन्मात्रा की उत्पत्ति होगी। तो एक बार प्रकृति बनेगा, एक विकृति बनेगा। ठीक है, तो लघु प्रकाशम सत्वम है, ये लघु प्रकाशम सत्वम। भोग्यतया भोक्तारम पुरुषम अपेक्षते प्रकृति है। सांख्य दर्शन का एक क्वेश्चन है, कुटस्थ नित्य और अपरिणामी। कुटस्थ मतलब डटे रहना, हिलना भी नहीं, परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, कुटस्थ का क्या कहते हैं, जो कूट की तरह खड़ा रहता है उसको कुटस्थ कहते हैं। कूट सदृशम तिष्ठति इति कुटस्थ। ठीक है, कूट के समान, यानी कि कोई हिले नहीं। और नित्य है, अपरिणामी है। नित्य कौन है, पुरुष है, और अपरिणामी पुरुष है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। संघात परार्थत्वात् इत्यनेन हेतुना कस्य सिद्धिर्भवति। तो ये क्वेश्चन देखिए, पुरुषस्य प्रकृति है। ठीक है, क्या है, संघात परार्थत्वात् इत्यनेन हेतुना कस्य सिद्धिर्भवति। पुरुषस्य का सिद्धि होता है संघात परार्थत्वात्। इसको मैं समझाऊंगा बाद में, अभी घंटी बज गई है तो आवाज भी क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, जैन मत बंध प्रतिविध। जैन मत में बंध कितने प्रकार, चतुर्विध, 4 प्रकार के बंध है। अब कौन कौन सी बंध है ये हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मुझे आरती में भी जाना है, तो यहाँ पर आपकी 3 वर्ष की मुझे लगभग मैंने करवा दिया। और यदि आप कहेंगे तो सारे क्वेश्चन एनालिसिस कर सकते हैं, पर मुझे लगता है अभी 3 वर्ष की काफ़ी है। आप खुद आप पढ़ करके थोड़ा समझ सकते हैं, और आगे देखेंगे जैसे भी होगा उनको करेंगे।